यदि आप इस बार जो है बोर्ड एग्जाम 12th में है तो आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को एक एक करके देखिएगा, बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक से समझिएगा और इनको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको वेद हिंदी के समझाऊंगा, जो कि आपके लिए याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा द लास्ट लेसन का पहला क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी ना किसी पेपर में आए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड हेमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी व्हाट डिड हेमिल से, हेमिल ने हेमिल कहते हैं अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट डिड हेमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी व्हाट डिड हेमिल से, हेमिल क्या कहते हैं अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस और उसकी महत्ता के बारे में, ठीक है, उसके महत्व के बारे में। तो देखिए इसका आंसर करते हैं हम, ये दोनों क्वेश्चन है किसी तरीके से आ सकते हैं और उनका जो आंसर होगा वो यही होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे अच्छी तरीके से। एम हेमिल सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हेमिल ने कहा दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो फ्रेंच है वो वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी बहुत ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की है। इसके बाद कहते हैं इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ द लैंग्वेजेस। इट वाज द क्लियरेस्ट, ये कैसी, स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल और अत्यधिक कैसी है, लॉजिकल है, ऑफ ऑल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजों में, मतलब सभी भी जितनी भी भाषा होती हैं सभी में क्या क्लियरेस्ट और कैसी है, लॉजिकल। क्लियरेस्ट कहते हैं मतलब साफ सुथरी, मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट है। मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। उसके पश्चात देखते हैं दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज इट वाज द की टू फ्रीडम। दे मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि दे मस्ट गार्ड, दे मस्ट उन्हें, यानी मस्ट चाहिए, गार्ड सुरक्षा करनी चाहिए, इट एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी भी, नेवर कभी भी, फॉरगेट भूलना नहीं चाहिए, इट बिकॉज यानी इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट वाज द की टू फ्रीडम। इट देखिए इसके बाद में देखिए बिकॉज क्योंकि इट वाज द की, ये क्या होती है, चाबी होती है, कुंजी होती है टू द फ्रीडम, स्वतंत्रता की। दे मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेजेस। दे मस्ट लव, और हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान करना चाहिए देयर ओन लैंग्वेजेज, यानी कि हमें अपनी भाषाओं का, देयर अवर लैंग्वेजेज, यानी कि हमें अपनी भाषाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके पश्चात हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं समझता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है, ये जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलें। इसके पश्चात है देखिए व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब, व्हेन का मतलब यहाँ पर जब है, जब चर्च क्लॉक यानी जो चर्च की घड़ी थी, स्ट्रक 12 जब उसमें 12 बजे, तो क्या घटित हुआ, आंसर देखेंगे हम। एज द चर्च, जैसे द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे चर्च की घड़ी में 12 बजे, द ट्रम्प्स ऑफ पर्शियन सोल्जर्स साउंडेड, यानी कि जो द ट्रम्प्स ऑफ पर्शियन, जो पर्शियन की जो आवाज़ आने लगी, मतलब ऑफ सोल्जर साउंडेड, और उनके सिपाहियों की आवाज़, ट्रम्पेट्स कहते हैं, मतलब टहलने की या चलने की जो आवाज़ आने लगी, उसकी जो है आवाज़ से क्या हुआ, यानी 12 बजे हो, जैसे 12 बजने लगी तो वहाँ की जो पर्सिया की जो फोर्स थी उसकी क्या आने लगी, उसके चलने की आवाज़ आने लगी, या जैसे गश्त लगाती है पुलिस उसी तरह की। एम हेमिल स्टूड अप, और एम हेमिल जो है खड़े हो गई। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू से समथिंग, कुछ कहने की,
बट कुड नॉट, लेकिन कुछ ना कह सके। ही बिकेम वेरी इमोशनल, ही बिकेम वेरी इमोशनल, और भी बहुत ज़्यादा कैसे हो गए, इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा कैसे हो गए, इमोशनल यानी कि भावुक हो गए। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइव ला फ्रेंड्स, और ही रोट उन्होंने लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, वाइव ला फ्रेंड्स यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही वेव ऑफ हिज हैंड एंड लेफ्ट द स्कूल, देन तब ही वेव ऑफ हिज हैंड, और उन्होंने इस तरीके से अपने हाथों को क्या कर दिया, हिज हैंड अपने हाथों में, हिज एंड लेफ्ट द स्कूल अपने हाथों को, यानी वेव कहते हैं इस तरीके से, यानी जब आदमी घबराहट में होता है या किसी अलग कंडीशन में होता है तो हाथों को आपस में क्या करता है, मिलाता है, और मिलाते हुए उन्होंने क्या कर दिया, ऑफ हिज हैंड एंड लेफ्ट द स्कूल, और उन्होंने स्कूल को त्याग दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, और इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। व्हाई डिड द फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच है, नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, उन दिनों स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था, है? या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है हमारा दूसरी तरीके से, व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स, यानी कि व्हाई डिड फ्रांस, जो फ्रेंच जो है, वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर, तो स्पेंड का मतलब होता है बिताना, यानी व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू, यानी फ्रेंच क्यों नहीं चाहता था, वांट टू स्पेंड हिज डेज उन दिनों, यानी अपने दिनों में, आउट ऑफ डोर्स, यानी दरवाजे से बाहर का मतलब है घर से बाहर जो है, व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड, क्यों व्यतीत करना चाहता था, हिज डेज अपने दिनों को, आउट ऑफ डोर्स। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन का किसी तरीके से आ जाते हैं, तो आप इनका जो आंसर लिखेंगे वो ये आंसर होगा, फ्रेंच टीचर्स वांट टू क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स, जो फ्रेंच के टीचर थे, वांट टू क्वेश्चन वो हिम ऑन पार्टिसिपल्स, वो किस पे, एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था पार्टिसिपल, और वो पार्टिसिपल पर जो क्वेश्चन जो है, क्या उनके जो टीचर ने वाट टू क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स, उनके पार्टिसिपल पर क्वेश्चन दिए, लेकिन बट ही नाउ नथिंग अबाउट इट, लेकिन वह नथिंग अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ही वाज अफेयर्ड ऑफ हिज टीचर, ही वाज अफेयर्ड, वह भयभीत था या डरा हुआ था, ऑफ हिज टीचर अपने अध्यापक से, बिसाइड्स इट, इस प्रकार द डे वाज फाइन, द डे वाज फाइन, द डे यानी कि दिन, वाज फाइन अच्छा था, ही वांटेड टू प्ले एंड एंजॉय हिमसेल्फ इन द ओपन फील्ड, ही वांटेड वह चाहता था, टू प्ले खेलना, एंड एंजॉय और आनंद लेना, हिमसेल्फ स्वयं, इन द ओपन फील्ड एक खुले मैदान में, सो ही वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स, सो इसलिए ही वांटेड वह चाहता था, टू स्पेंड यानी व्यतीत करना, हिज डे अपना दिन, आउट ऑफ डोर्स दरवाजे से बाहर या फिर घर से बाहर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? तो ब्लेम का मतलब होता है दोषी, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज यानी कि पढ़ाई की जो अज्ञानता के लिए, यानी कि एम हेमिल ने, यानी जो ब्लेम यानी दोषी ठहराया, यानी किसे, जो पढ़ाई की जो अज्ञानता है उसमें दोषी किसे ठहराया उसने, यानी कि किसने, एम हेमिल ने। तो एम हेमिल क्या कहते हैं, देखिए एम हेमिल कहते हैं फर्स्टली, FIR यहाँ कर लें, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, फर्स्टली यानी कि प्रारंभ में, फॉर द इग्नोरेंस, फॉर द इग्नोरेंस यानी कि जो है अज्ञानता के लिए, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज पढ़ाई में अज्ञानता के लिए, एम हेमिल ने ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स यानी जो दोषी ठहराया वो किसे ठहराया, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, बिकॉज क्योंकि द डिलेड द स्टडीज, क्योंकि बिकॉज द दे डिलेड वो लापरवाही करते थे, द स्टडीज पढ़ाई में, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स
फिर उन्होंने किसको, पहले तो बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को दोषी ठहरा दिया, उसके बाद में देन तब ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोषी ठहराया देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, हु परफॉर्म्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म ऑन एट द मिल्स, क्योंकि वो जो है हु यानी जो, परफॉर्म्ड देम टू वर्क जो उनसे कार्य कराते थे, ऑन ए फार्म एक फार्म में, और एट द मिल्स और एक मिल में, एंड देन ही, एंड यानी कि और, देन ही तब, ही ब्लेम्ड उन्होंने दोषी ठहराया हिमसेल्फ खुद को, फिर उन्होंने किसको ठहराया दोषी, हिमसेल्फ यानी खुद को, टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, जो कि वो क्या देते थे, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, वो उन दिनों क्या देते थे, छुट्टियां। देखिए उन्होंने जो है, जो मिस्टर एम हेमिल थे, उन्होंने सभी को पहले तो बच्चों को दोषी ठहराया, किसको, बच्चों को दोषी ठहराया, स्टूडेंट्स को, फिर किसको ठहराया, उसके बाद में जो है पेरेंट्स को, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता को दोषी ठहराया, फिर उसके बाद में उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। ऐसा नहीं है कि खुद को दोषी ना ठहराया हो, ठीक है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th यानी 5वां क्वेश्चन है, इन व्हाइट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमिल डज द मदर टंग सर्व इवन द अनस्लेव्ड पीपल होते हैं यानी जो गुलाम लोग होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू एम हेमिल के अनुसार जो है, डज द मदर टंग मतलब मातृभाषा, यानी सर्व मतलब किस तरीके से जो है सेवा करती है, इवन द अनसर्व्ड पीपल यानी कि गुलाम लोगों की, ठीक। तो इसमें बताना है, यही कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेमिल जो है कहते हैं कि जो मातृभाषा जो होती है वो गुलाम लोगों की किस प्रकार से सहायता करती है, ठीक। समझ में आ गया होगा आपके इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखिए हम आंसर देखते हैं, साथ साथ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करते हुए चलें और कमेंट शेयर भी करते हुए चलें। यदि चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलें, ठीक। इसके पश्चात हमारा आंसर है, व्हेन ए कंट्री इज अनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज इट्स पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी वह जब एक देश इज अनस्लेव्ड यानी गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज लंबे समय तक, इट्स पीपल और एज लॉन्ग एज और वैसे ही लोग, इट्स पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जैसे कि एज लॉन्ग एज और उतने लंबे समय तक, इट्स पीपल और लोग जो है होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज और उनकी जो है फास्ट टू देयर लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज जो है उनको मजबूती से पकड़ी रहती है या वो लैंग्वेज को बनाए रखते हैं अपने। इट इज एट इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि इट इज एज, वैसे कि इट इज एज इफ दे, THEY यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो दे हैड द की टू, यानी उनके पास में क्या होती है, कुंजी होती है, चाबी होती है, टू देयर प्रिजन, और प्रिजन कहते हैं, प्रिजन होती है कैदी की, वो उनकी क्या होती है, कैदी की चाबी होती है। सो इट इज देयर मोरल ड्यूटी दैट दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, सो इसलिए इट इज देयर मोरल ड्यूटी, उनके जो नैतिक कर्तव्य है, दैट की दे मस्ट गार्ड, उन्हें क्या करना चाहिए, सुरक्षित करनी चाहिए, उन्हें रक्षा करनी चाहिए, इट एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन और इससे अगले बस 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में ये आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। व्हाट डिड फ्रेंच, यानी कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंड ने क्या नोटिस किया, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी कि उसके लिए अनयूजुअल मतलब असामान्य क्या लगा, अबाउट द स्कूल दैट डे, जो स्कूल जो टाइम था स्कूल के दिनों में उसे क्या असामान्य लगा, मतलब का अजीब सा लगा, कहने का मतलब है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर द
क्लास दैट डे। व्हाट डिड फ्रेंच वंडर, यानी कि जो फ्रेंच को क्या आश्चर्य हुआ, अबाउट वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर द क्लास दैट डे, उस दिन, यानी उस दिन जो है उसने क्लास में जैसे प्रवेश किया उसको क्या अजीब लगा। तो देखिए इसका आंसर है हमारा फ्रेंच एंटर द क्लास, फ्रेंच ने क्लास में प्रवेश किया। ही नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी ही नोटिस, उसने नोटिस किया समथिंग कुछ, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, यानी कुछ उसने अजीब सा नोटिस किया। जनरली सामान्यतः देयर वाज ए ग्रेट नॉइज इन द क्लास, उसने यानी सामान्यतः देयर वाज ए ग्रेट नॉइस, एक बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी इन द क्लास, कक्षा में। बट लेकिन ही फाउंड द स्कूल क्वाइट, लेकिन उसके लिए स्कूल कैसा मिला, शांत मिला उसे स्कूल। स्टूडेंट्स वर सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास, स्टूडेंट्स यानी कि जो सभी छात्र थे, वर सिटिंग क्वाइटली जो बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, इन द क्लास कक्षा में। ही एम हेमेल वाज मूविंग अप एंड डाउन, और एम हेमेल वाज मूविंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर यानी ऊपर नीचे घूम रहे थे। ही लुक्ड, जैसे कि एक टेंशन में व्यक्ति घूमता है, ही लुक्ड ग्रेव एंड क्वाइट, ही लुक्ड वे कैसे दिखाई दे रहे थे, ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर, और क्वाइट कहते हैं शांत, वे बहुत ज़्यादा गंभीर और शांत शांत दिखाई दे रहे थे। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। ये 7वां क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से आ सकता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द लास्ट लेसन, यानी कि द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसमें पूछा कि द लास्ट लेसन में नेम द कंट्री, उन देशों के नाम बताइए जो वर फाइटिंग जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब वो वर्णन कीजिए द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड की, जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर जो कंटेंट लिखा हुआ था उसका भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन या फिर आ सकता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, हैं क्या लिखा हुआ था, या क्या था उसमें, वही नोटिस के बारे में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरी तरीके से कैसे आ सकता है, व्हाई वाज देयर ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, यानी कि व्हाई वाज देयर ए क्राउड, यानी वहाँ पर जो भीड़ इन फ्रंट, उसके सामने ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के एट द टाउन हॉल है, टाउन हॉल पर जो है बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई थी, ये कारण आपको बताना है। इसके बाद में देखिए हम आंसर देखते हैं, आंसर को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, और मैं समझता हूँ एक बार में समझ में आपके आ जाएगा। ठीक, देखिए इन द लास्ट लेसन में फ्रेंच द पर्शिया होगा, यहाँ पे पर्शिया वर फाइटिंग विद ईच अदर, यानी फ्रांस और जो पर्शिया जो है वर फाइटिंग लड़ रहे थे विद ईच अदर, एक दूसरे से। इन दिस बार फ्रेंच, इस युद्ध में फ्रेंच वार डिफीटेड, फ्रांस की क्या हो गई, हार हो गई, यानी फ्रांस हार गया। इसके बाद में एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एन ऑर्डर एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, यानी कि कहाँ से, बर्लिन से, वाज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा दिया। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, यानी कि उसमें लिखा हुआ था कि इट सेड उसमें था, उन्होंने कहा कि दैट कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, विद्यालयों में, ऑफ एल्सिस एंड लोरेंस, यानी एल्सिस और लोरेंस के स्कूलों में। फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो विल नॉट बी टॉट, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। सो ही ह्यूग क्राउड
गैदर देयर, इसलिए वहाँ पर हुई एक बड़ी सी भीड़, वहाँ पर गैदर एकत्रित थी देयर वहाँ पर। ठीक है, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके सारे समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हों आपके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।